नमस्कार साथियों, एस्ट्रो ज्योतिष स्टडी में आप सबका स्वागत है। कुंडली के कुछ सूत्र लेकर हम उपस्थित हैं। आपको यदि जो कुंडलियों का अध्ययन अलग अलग और भी कई विषय हैं, अगर वो देखना है आपको तो आप हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष। यदि आप केवल पुराणों, भगवद गीता उसके अध्ययन को समझना चाहते हैं तो हमारा चैनल है श्रद्धा वेद पुराण। और यदि केवल पॉडकास्ट के लिए आए हैं, केवल सुनना चाहते हैं, वीडियो नहीं है, तो आप श्रद्धा एस्ट्रो पॉडकास्ट करके हमारा एक चैनल है, उस पर जा सकते हैं, उस पर विजिट कर सकते हैं। और जो हमारे एंशिएंट बुक्स में सीधा लिखा हुआ है कौन कौन से ग्रह का क्या स्वरूप है, उसके लिए हमने ये चैनल बनाया है एस्ट्रो ज्योतिष स्टडी। उसको ज्यादातर वो लोग देख रहे हैं जो किसी एस्ट्रोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में कोई एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं, तो वो उसमें ज्यादा अल्ट्रेशन नहीं किया गया है, सीधा वो जो श्लोक अर्थ है वो आपके सामने रखा गया है। हालांकि देश काल पात्र अनुसार हमें कुछ चीजें बदल कर बोली जाती हैं। कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो आज के 500 साल पहले जिनका वर्णन नहीं था, लेकिन अगर हमें सीधा समझना हो तो उसके लिए हमने एस्ट्रो ज्योतिष स्टडी में सीधा ही आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो कुंडली के कुछ सूत्र यहां डिस्कस करते हैं। यदि किसी राशि पर उसके स्वामी या उसके स्वामी के मित्र ग्रह या बुध या बृहस्पति की दृष्टि हो तो उसे बलवान कहा जाता है। ठीक हो गया। भाई जैसे हम मान रहे हैं कि भाई हमारा प्रथम भाव में मेष राशि का राहु बैठा है। मैंने ऐसा कई बार बताया है कि अग्नि तत्व राशियों में राहु को सामान्यतः शुरुआत के लिए थोड़ा कठिन माना, टफ माना जाता है। तो अब कोई देखकर कह सकता है भाई प्रथम भाव का बल, लग्न का बल क्षीण हो रहा है, और फिर लग्नेश भी मंगल है और वो कर्क राशि में नीच का होकर बैठा हुआ है। तो अब कोई व्यक्ति कह सकता है हाँ भाई ये तो लग्न बल क्षीण हो गया, लेकिन क्या इसको अगर ध्यान में रखे कहें कि अगर उसके मित्र ग्रह या बुध या बृहस्पति की दृष्टि हो तो उसे बलवान कहा जाता है। अभी हमें क्या कह रहे हैं, इसी लग्न के लिए बृहस्पति नवमेश में खाली नवम भाव में बैठ तो लग्न को बल मिल गया। ठीक हो गया। बैठे वो नवम भाव में, लेकिन लग्न को बल मिल गया। कैसे? बृहस्पति को हालांकि 50% दृष्टि, 75% दृष्टि, 25% दृष्टियां वो अलग है, लेकिन बृहस्पति के पास पंचम दृष्टि है जो पूर्ण है, माने 100% दृष्टि भी ये पंचम मानी जाती है बृहस्पति की। तो बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से लग्न पर दृष्टि जमाए हुए हैं, बहुत बली होकर भाई स्वराशि बैठे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। क्लियर हो गया। और इसी प्रकार से यदि हम ये कह लें भाई सामने यहां बुध है, तो बुध भी दृष्टि डालकर लग्न को बली करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये जरूर विचार करना है कि कोई दूसरे भाव में बैठा ग्रह किसी और भाव को क्या बल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तभी हम उसका एलिक्सर, उसका अमृत निकाल पाएंगे। तो देख रहे हैं आप, केवल हमने ये देखा लग्न भाई मेष राशि का राहु है और हमने फलित कर दिया तो नहीं जमेगा। हालांकि जब सीख रहे होते हैं तो ये बात बताई जाती है भाई मेष राशि का राहु था तो बल तो क्षीण इसने किया ही, लेकिन क्षीण करने के बाद भी बहुत अच्छी रिकवरी कर दी बृहस्पति ने, बुध ने। तो ये चीज हमने पहले सूत्र में सीखी। यदि किसी राशि पर उसके स्वामी या उसके स्वामी के मित्र ग्रह या बुध या बृहस्पति की दृष्टि हो तो उसे बलवान कहा जाता है। तो अभी हम क्या बोलेंगे? लग्न बलवान हो गया। बलवान होने पर किसी राशि के स्वामी द्वारा शासित दिशा उस राशि के लिए उपयोगी दिशा बन जाती है। तो हमने कोई देखा चार्ट, बहुत बली कोई ग्रह आ रहा है, चाहे वो हमारे लग्नेश का मित्र भी नहीं है, फिर भी यदि वो बहुत बली आ रहा है, मान लीजिए इसी चार्ट के लिए दूसरे भाव में शुक्र बैठे हैं और मेष लग्न कालपुरुष की कुंडली के लिए शुक्र दूसरे भाव में स्वराशि का होकर बैठेगा, एकदम युवा जवान होकर। और भी शुभता देखने के लिए माइक्रोस्कोपी लेवल पर जाएं कि शुक्र को हम रोहिणी नक्षत्र में बिठा देते हैं। ठीक हो गया। एकदम जवान होके बैठे हुए, और डिविजनल चार्ट्स में इनको और बढ़िया बल मिल रहा है, वर्गोत्तम होकर बैठ गए, या डिविजनल चार्ट्स में
बढ़िया, इनको एग्जॉल्टेड बल मिल गया, ठीक है। और फिर जेमिनी ऋषि अनुसार भी हमने देखा कि शुक्र आमात्य कारक या मात्र कारक निकल कर आ रहे हैं। ठीक हो गया भाई। आमात्य का मतलब आप समझते हैं, जो मिनिस्टर, जो धन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और मात्र कारक जो सुख के लिए, वाहन के लिए, भवन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यदि ऐसी स्थितियां, अलग अलग पद्धतियां, अलग अलग सपोर्टिंग चार्ट में एक सी दिखाई दें, ठीक हो गया, तो फिर हम कहेंगे भी शुक्र वाकई बहुत बली। सर्वष्टक वर्ग में भी हमने देखा कि भाई यहां बहुत ज्यादा 38 या 40 सर्वष्टक पॉइंट आ गया। तो शुक्र की फिर दिशा क्या है? शुक्र की दिशा जैसे साउथ ईस्ट, जैसे ईशान कोण क्या माना जाता है? नॉर्थ ईस्ट, वो बृहस्पति की दिशा के साथ जोड़ा जाता है। इसी प्रकार से शुक्र की दिशा साउथ ईस्ट। तो जो ये बात लिखी है कि बलवान होने पर किसी राशि के स्वामी द्वारा शासित दिशा उस राशि के लिए उपयोगी दिशा बन जाती है। ठीक हो गया। तो ये संग्रह यदि अपने तिजोरी का एक पार्ट यदि उस हिस्से में भी रखें, हालांकि नॉर्मली तो हम क्या मानते हैं, सबके लिए थंब रूल है कि बृहस्पति धन की दिशा के लिए या ईशान कोण धन के लिए बढ़िया है, लेकिन इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए वृषभ राशि का शुक्र धन भाव में ही स्वराशि का है, तो साउथ ईस्ट में भी यदि एक सेकेंडरी तिजोरी बना लेते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। क्लियर हो गया ये बात? या अपना पर्स, अपना वॉलेट, वो भी कभी उस दिशा में रखें। चाहे वो एक होता है हमारा मुख्य तिजोरी, हमारा मुख्य धन का एकत्रण, चाहे वो ईशान में रखे, लेकिन एक सेकेंडरी वॉलेट को कुछ समय के लिए वहां रखें, उस दिशा को इनकैश कराएं, साउथ ईस्ट का कोना, वो इनके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि शुक्र की दिशा संबंध साउथ ईस्ट के साथ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मेष राशि से लेकर विभिन्न राशियों को क्रमशः निम्नलिखित 12 रंग आवंटित किए गए हैं। 12 राशियों के अनुसार हम कभी कुछ ऐसा कलर चूज करना चाहते हैं, किसी कलर का उपयोग करना चाहते हैं, वो चुन सकते हैं। तो बात करते हैं पहली राशि अनुसार। मेष राशि को लाल रंग और वृषभ राशि को सफेद रंग भी कह देते हैं, और कई दफा सुनहरा रंग, मिला जुला रंग भी माना जाता है। जेमिनी या मिथुन राशि को हरा रंग, कर्क राशि को गुलाबी भी, सफेद रंग भी जोड़ा जाता है कर्क राशि के साथ। सिंह राशि के साथ नारंगी, सैफ्रॉन, ऑरेंज कलर सिंह राशि के साथ जोड़कर देखना है। कन्या राशि के साथ ब्राउन कलर या सियान कलर जोड़कर देखा जाता है, कन्या राशि। ठीक हो गया। कन्या राशि मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है बुध की। तुला राशि जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ कलर, जैसे कुछ कुछ वृषभ में था, चुना जा सकता है। 8वीं राशि ज़ोडिएक की वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, भूरा रंग, आप जानते हैं गुप्त प्रवृत्ति है, और कुछ ना कुछ ब्राउन कलर में हल्का सा सैफरॉन पार्ट भी आ रहा है, सैफरॉन में ब्लैक मिला दे, क्योंकि ज़ोडिएक की 8वीं राशि से बहुत एक प्रेम है शनि को भी। हम जानते हैं कि वो 8वां भाव ज़ोडिएक का दुख भाव भी माना जाता है। जीवन में कोई ऐसा दुख से निवृत्ति या दुख को बढ़ाने का कार्य ज़ोडिएक के 8वें भाव को सौंपा गया। तो वो अगर जैसे मैं सैफरॉन में काला जैसा मिला दें, तो कुछ कुछ ऐसा ही। इसलिए जब भी वृश्चिक राशि में शनि को डिकोड करना है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, वृश्चिक राशि का स्वामी बेशक मंगल है, लेकिन कुछ विषयों के लिए, खास करके माइनिंग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसी कुछ चीजें जो हैं पुरातत्व विभाग वाली, शनि का बल वहां अच्छा माना जाता है, तो बुरा रंग। फिर आता है 9वीं राशि ज़ोडिएक में सैजिटेरियस, धनु।
पीला रंग, गोल्डन कलर मिलाकर देखना है। और ज़ोडिएक की 10वीं राशि मकर राशि, वैसे मकर राशि फेवरेट राशि मानी जाती है मंगल की, मंगल एग्जॉल्टेड है, लेकिन यह राशि का आधिपत्य शनि के पास है। सुनहरा रंग है। अब सुनहरे कलर में कुछ मंगल का प्रभुत्व भी दिखाई देता है, जैसे गोल्डन कलर ऐसा हो गया, और कई दफा ये ब्लू कलर की तरफ भी इशारा करता है। ठीक हो गया, क्योंकि शनि का प्रभुत्व है। तो हम एक सुनहरा रंग 10वीं राशि को असाइन करते हैं। 11वीं राशि जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है, गहरा भूरा रंग। और 12वीं राशि जो वैसे बृहस्पति की राशि है, लेकिन 12वीं पाइसेस या मीन राशि फेवरेट राशि है शुक्र की राशि। तो ये आसमानी ब्लू कलर या कई दफा सफेद रंग भी मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो इन रंगों का उपयोग भी हम पर्टिकुलरली अगर उसी भाव में कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। यदि लग्न के स्वामी की मूर्ति निर्धारित रंग से बनाई जाए तो उसकी पूजा की जाए तो जातक अपने शत्रुओं का नाश करेगा, जैसे भगवान इंद्र ने राक्षसों का नाश किया था। जैसे हमने बताया कि ये जो हमने चैनल बनाया एस्ट्रो ज्योतिष स्टडीज में, इसमें हम ज्यादातर जो ग्रंथ मूल में कहा गया है उसमें बिना किसी ज्यादा बदलाव के हमने आपके सामने विचार रखा है। जैसे भगवान इंद्र ने राक्षसों का नाश किया, तो अगर बोलते हैं कि अगर हम अपने अलग अलग राशि अनुसार मूर्ति का रंग भी वैसे बनाते हैं तो जातक अपने शत्रुओं का नाश करने में सक्षम हो जाता है। इंद्र माने, इंद्र का मतलब ही होता है जीत का देवता, लॉर्ड ऑफ विक्ट्री। ठीक हो गया। काल पुरुष की आत्मा आदि और उनका उपयोग, उनके अलग अलग विषय हैं। सूर्य राशि चक्र का आत्मा, सभी का आत्मकारक माना जाता है। हालांकि 4 आत्मकारक बदलते रहते हैं, लेकिन सभी का आत्मकारक सूर्य को माना जाता है। चंद्रमा मन के साथ जोड़ा देखा जाएगा। भाई जहां चंद्रमा है, लग्न का भी यदि बड़ा प्रभाव है तो व्यक्ति का मन मस्तिष्क वहीं रहेगा। मंगल जो है हमारा बल पराक्रम सहोदर। ठीक हो गया। अगर मंगल दबा होगा तो व्यक्ति का पराक्रम दबा दबा रहता है। ठीक हो गया। बुद्ध वाणी आवाज। बृहस्पति है जो वो बुद्धि या ज्ञान की बात करता है। इन दोनों में थोड़ा अंतर है, ध्यान रखना है। केवल यदि हम बुद्ध बली होगा तो व्यक्ति अच्छा गणितज्ञ हो सकता है, अच्छी उसकी कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन अगर बृहस्पति कहीं कमजोर है तो उस कैलकुलेशन को वो टुवार्ड्स रजस या टुवार्ड्स तमस ले जा सकता है। लेकिन यदि बृहस्पति बली है तो वो बहुत माने एक जैसे क्या बोलते हैं, चालाक प्रवृत्ति आ जाती, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति में। तो हम क्या बोलते हैं, बुद्ध तो बहुत अच्छा है लेकिन उस कुंडली का कहीं ना कहीं बृहस्पति कमजोर है या राहु ने बुद्ध को ग्रसित कर लिया है, तो उस तेज बुद्धि का वो तमस के लिए उपयोग कर रहा है। लेकिन जब एक विजडम आ जाता है, एक नैतिक मूल्य बढ़ जाता है, तो फिर बृहस्पति बचा लेते हैं दोषों से। शुक्र है सुख सुविधा की बात करते हैं। राहु अहंकार, रूप बदलना, डिप्लोमेसी, किसी व्यक्ति को सामने अपने डिबेट डिस्कशन में परास्त करने का बल राहु के पास है। शनि जो है वो, अब ये दुख ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता। भाई शनि दुख है तो क्या दुख देगा? देखो ये ग्रह अगर बली होंगे, जैसे बुद्ध बली है तो बुद्धि बढ़ेगी। अब शनि बली है तो ये इसका अर्थ नहीं है कि दुख बढ़ जाएगा। शनि यदि कमजोर है तो व्यक्ति दुखी होगा। उसका कारण भी क्या, व्यक्ति अपने काम के प्रति वफादार नहीं है। शनि एक सर्वेंट है, बहुत बढ़िया सर्विस देता है, और यदि उस जातक में या किसी भी व्यक्ति में सेवा भाव नहीं है, अपने कर्म के प्रति वफादारी नहीं है, अपने काम को टालने की प्रवृत्ति है, तो उसको दुखी होना ही है। एग्जाम की तैयारी करते समय जो रात रात भर जागकर मेहनत करने की प्रवृत्ति है बिना आलस्य के, ये शनि है। और ये उस व्यक्ति में बिल्कुल नहीं होगी जिसका शनि एग्जॉल्टेड है, जिसका शनि ओन हाउस का है।
और उस व्यक्ति में हमेशा ही ये भावना भरी रहती है, यार ये काम मेरा कोई दूसरा कर दे यार, मुझे नहीं करना है। जिसका शनि कमजोर है चार्ट में, और केवल शनि डेबिलिटेटेड है कह के नहीं निकल जाना है। माने शनि कई बार डेबिलिटेटेड होने के बाद भी व्यक्ति के अंदर काम की प्रवृत्ति कुछ समय के बाद आ जाती है, क्योंकि वो वर्गोत्तम बल से बली हो गया या उसका नीच भंग हो गया। ठीक है। यदि जन्म के समय आत्मा आदि के कारक ग्रह बली हैं तो ये कारक भी उतने ही बली होंगे। यदि ये ग्रह कमजोर हैं तो प्रभाव अल्पी होता है। लेकिन शनि के मामले में ये अलग है। जैसे मैंने बताया कि शनि यदि कमजोर है तो व्यक्ति को दुख समझना है, और वो भी किस प्रकार का दुख कि भाई उसने खुद ही पहले काम नहीं किया था तो पलट कर उसको फिर दुख हो रहा उस काम से। ठीक हो गया। तो जीवन में दुख यदि कोई नहीं चाहता है तो उसको शनि किस चीज का कारक है उसको समझना है। वो सर्विस बहुत बढ़िया देता है, बहुत बढ़िया सर्वेंट है। इस भावना को पकड़ के रखो बस। बहुत ज्यादा अपने आप को आप अगर मैं क्यों करूं, मैं तो राजा हूं, ये वाली भावना कहीं बढ़ गई अगर हमारे अंदर, उसको जीवन में दुख से कोई रोक नहीं सकता, उसको दुख तो आना ही आना। और अगर हमारे मन में विचार है कि हाँ बेशक से मैं राजा हूं, फिर भी मुझे ये काम जो निर्धारित किया मेरे लिए मुझे ही करना है, वो किसी के ऊपर टालना नहीं है, उसको कभी दुख नहीं है जीवन में। तो वो तो आप जानते हैं, वो तो धर्मराज माने जाते हैं शनि, दंडाधिकारी माने जाते हैं शनि। ग्रहीय पोर्टफोलियो और उनका उपयोग। सूर्य और चंद्रमा को राजा कहा जाता है। ठीक हो गया। चंद्रमा को भी फीमेल किंग माना जाता है। तो यदि हम बोलते हैं कि भाई ये व्यक्ति अधिकारी है, तो अधिकारी का मतलब केवल राजा सूर्य ही दशम भाव को प्रभावित कर रहा है या दशमेश को प्रभावित कर रहा है किसी भी प्रकार से, तो हम बोलते हैं बड़ा अधिकारी बनेगा। लेकिन अगर सूर्य के अलावा चंद्रमा भी प्रभावित कर देता है, चंद्रमा भी फीमेल किंग ही माना जाता है, राजा ही है वो भी। बुध राजकुमार माना जाता है, प्रिंस। मंगल सेना प्रमुख। बृहस्पति और शुक्र बहुत बढ़िया। जिस व्यक्ति के चार्ट में बृहस्पति शुक्र युवा अवस्था में बढ़िया है और अपने राशि के बल से भी बली है, तो व्यक्ति का जजमेंट पावर, व्यक्ति की नीतियां बहुत बढ़िया बनाता है वो, क्योंकि वो मंत्री है। जबकि शनि सेवक है। शनि आप फिर समझ ले, मैंने बताया वो सेवा प्रवृत्ति, काम को निपटाना सही समय पर, ये शनि की प्रवृत्ति है। जातक में सबसे मजबूत ग्रह जैसे गुण आ जाते हैं। फिर ग्रह प्रकृति। बृहस्पति को, बुध को, शुक्र को स्वभाव से नेचुरल बेनिफिक माना जाता है। एक होता है ना प्राकृतिक रूप से वो लाभकारी है सबके लिए। चाहे किसी भी लग्न की बात करें, जैसे मेष लग्न की बात करेंगे तो वो प्राकृतिक रूप से भी उसको लाभ देने के लिए है, और फंक्शनल माने जो तात्कालिक रूप से भी उसको जो लग्न मिला है उसमें भी वो लाभ देने के लिए बना है। मेष लग्न के लिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मूल त्रिकोण राशि बृहस्पति की नवम भाव में पड़ गई। लेकिन अगर कोई और लग्न चुन लेते हैं, मान लीजिए वृषभ लग्न चुन लेते हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि कहां पड़ गई? त्रिक भाव, 8वें भाव में। 9 10 11 12। तो अभी बृहस्पति को तात्कालिक रूप से मेलेफिक माना जाएगा। तात्कालिक जो उसको जो काम मिला है वो थोड़ा एक दूसरी प्रवृत्ति है, माने उसको बेनिफिक की बजाय मेलेफिक, फंक्शनल मेलेफिक बन गया है वो। क्लियर हुआ? तो ये ध्यान रखना है कि वो बृहस्पति बुध शुक्र स्वाभाविक रूप से लाभकारी ही है। तो यदि हमारे ये ग्रह, जैसे इस लग्न के लिए शुक्र बहुत बढ़िया है, अगर शुक्र को कुछ लॉस होता तो बड़ा लॉस हो जाएगा। नेचुरल बेनिफिक भी था वो, फंक्शनल बेनिफिक भी था, उसको कुछ नुकसान उठाना पड़ा तो बड़ा नुकसान। इसी प्रकार से जो सूर्य के लग्न है, मंगल के लग्न है, ठीक हो गया, उनमें यदि बृहस्पति का नुकसान हो रहा है तो वो बड़ा नुकसान। ठीक है।
शनि, मंगल और सूर्य नैसर्गिक अशुभ ग्रह माने जाते हैं, या ये नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, सॉरी नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट है। माने इनका स्वभाव में क्रूरता है, लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि जो काम इनको मिला है, भाई थोड़ा राजा को क्रूर होना ही पड़ता है, और शनि दंडाधिकारी उनको भी थोड़ा सा क्रूर होना पड़ता है। तो इनका जो काम, इनका जो नेचुरल प्रोफाइल ही कुछ ऐसा है कि काम में थोड़ा सा इनको कड़क होना ही पड़ता है। क्लियर होगा? तो ये अंतर अपने को ध्यान रखना है कि जब इस प्रकार की कोई बात आएगी, जैसे सूर्य एग्जॉल्टेड होकर दशम भाव में आया है यदि, तो व्यक्ति अपने बलाबल का उपयोग करेगा थोड़ा सा क्रूर होकर, और यदि चंद्रमा दशम भाव में एग्जॉल्टेड होकर आया है तो व्यक्ति अपने बलाबल का प्रयोग करेगा एक राजसिक स्वभाव लेकर, एक थोड़ा सा हास्य विनोद भी रहेगा क्योंकि चंद्रमा का एक जो स्वभाव है वो हास्य विनोद। तो ये समझना है। अशुभ ग्रहों की संगति में बुध जैसा ग्रह होता है वैसा बन जाता है, और क्षीण चंद्रमा को भी अशुभ माना जाता है। चंद्रमा यदि क्षीण है, बहुत कम है, जैसे अमावस्या का चंद्रमा क्षीण माना जाता, बहुत कमजोर माना जाता, तो उसको भी नेचुरल मेलिफिक की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन फिर मैं वही बता रहा हूं आपको, चंद्रमा का हम जो मूल स्वभाव मानते हैं बिना ऋतु के, वो तो नर्चरिंग नेचर, मां रूप में बना है। लेकिन आपके लग्न में उसको यदि, या आपके चार्ट में उसको ऐसा दायित्व मिल गया कि उसको मेलिफिक होना भी पड़ा, तब भी वो अपनी दुश्मनी में भी एक शराफत रखेगा। लेकिन अगर इनको क्रूर होकर और क्रूर काम भी मिल गया तो अच्छी पिटाई करेंगे फिर ये। ठीक है, माने अगर इस केस का कुछ बेनिफिट भी हमें देखने में आता है, क्षीण चंद्रमा है जैसे, तो वो भी उसके अंदर एक मैलेफिक जैसे नेचर आने लग जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं यदि उस चंद्रमा पर फिर कोई मैलेफिक प्लैनेट का प्रभाव पड़ता है तो उस चीज का वो ज्यादा बुरा नहीं मानेगा, या उस चीज को रिकवर कर जाएगा। अमावस्या के नजदीक का चंद्रमा है, यदि वो कहीं पापाक्रांत हो जाता है तो उसकी मेंटेलिटी वैसी ही है ना अभी, तो उस चीज का वो विरोध करने के मूड में नहीं है फिर वो, कि भाई वो शनि के इस प्रवृत्ति से वो बचने के प्रयास कर रहा है, या मंगल के उस रौद्र रूप से बचने का प्रयास कर, उसका भी रूप कुछ कुछ वैसे ही हो गया है फिर, ये समझना है। लेकिन ये जरूर मानना है कि चंद्रमा का जो स्टाइल है, अगर वो अशुभ भी है तभी भी उसके अंदर एक प्रकार की नरमी जरूर रहेगी, क्योंकि वो मां है, बाय डिफॉल्ट वो कभी बदला नहीं जा सकता है। तो चंद्रमा का मेलिफिक होना और सूर्य का मेलिफिक होने में आपको अंतर धीरे धीरे स्वयं कुंडली देखते देखते समझ में आ ही जाएगा। ये हो सकता है आप में से ऑलरेडी कई लोग जानते ही हो। तो ये कुछ सूत्र थे, इसी प्रकार के सूत्र हम आप लोगों के साथ अपने इस चैनल में शेयर करते रहेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगुपराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।